आज का हम लोग का हेडिंग रहेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैसेस। एजम्पशंस ऐसे लिखिएगा, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, हाँ 8 एजम्पशंस होंगे, आपको आठों के आठों एजम्पशंस लिखने पड़ेंगे। ये सिर्फ 11th में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कभी भी बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, जब भी थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना तो ये वर्ड जरूर आता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का एजम्पशंस हमेशा पूछा जाता है। तो ये अभी के लिए नहीं, हर जगह के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिखिएगा पहला एजम्पशन, लिखते रहिएगा और साथ में समझाते चलते हैं। लिखिएगा ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, all the gases are consist of all the gases consist of molecules, full stop. The molecules are rigid, the molecules are rigid comma elastic spheres, comma elastic spheres identical in all respects, identical in all respects for a given gas, for a given gas, elastic sphere identical in all respects for a given gas and different for different gases, and different for different gases. ठीक है, तो पहला एजम्पशन क्या बोला, जो सभी के सभी गैस हैं वो किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ठीक, और सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप कैसा है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा आपके पास है। ठीक है, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के शेप एक जैसे होंगे। जैसे बोलते हैं अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा उनका शेप कैसा होगा, एक जैसा होगा। जितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उनका शेप कैसा होगा, एक जैसा होगा। लेकिन क्या हाइड्रोजन का शेप और ऑक्सीजन का शेप दोनों एक जैसा होगा, नहीं, डिफरेंट का डिफरेंट होगा। और सेम फैमिली के होंगे तो सेम होगा। ठीक है, चलिए सेकंड एजम्पशन लिखिएगा, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज, the size of molecule is negligible, the size of molecule is negligible compared with the average distance between the molecules, compared with the average distance between the molecules. ठीक है, compared with the average distance between the molecules। जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये मान लो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ज्यादा होगा इस मॉलिक्यूल के साइज की अपेक्षा। मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत छोटी होगी। दो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके अपेक्षा उसकी जो साइज होगी मॉलिक्यूल को कैसी होगी, बहुत छोटी, नेग्लिजिबल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड एजम्पशन लिखिएगा, द molecules are in the state of, the molecules are in the state of continuous random motion, the molecules are in the state of continuous random motion। random motion समझते हो, हाँ, कोई मॉलिक्यूल इधर चल रहा होगा ऐसे, कोई मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा होगा, कोई मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा होगा, ऐसे चल रहा होगा। ठीक, तो पहला क्या था, सबकी साइज कैसी है, हाँ, सबकी शेप आइडेंटिकल होगी, है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप अलग होगी, लेकिन जो इनकी साइज होती है, इनकी एवरेज डिस्टेंस, सेकंड में क्या बोलते हैं, इनकी जो साइज होती है, एवरेज डिस्टेंस इनकी साइज क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, छोटी होती है। थर्ड पॉइंट क्या था,
ये जो मॉलिक्यूल्स थे, हाँ, ये रैंडम मोशन में रहता है। रैंडम मोशन समझते हो, कोई इधर चल रहा है, कोई इधर चल रहा है, कोई ऊपर चल रहा है, कोई कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन चल कैसे रहा होगा, स्ट्रेट चल रहा होगा। अभी थर्ड फोर्थ में हम लोग लिख लिया जाएगा कि चल कैसा रहा होगा, स्ट्रेट। कब तक स्ट्रेट चलेगा, जब तक किसी दूसरे मॉलिक्यूल से न टकरा जाए। टकराएगा तब फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर कैसे चलेगा, फिर भी स्ट्रेट ही चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक किसी और से न टकरा। जैसे टकराएगा या कंटेनर के वॉल से न टकरा जाए, या मॉलिक्यूल से टकरा सकता है या कंटेनर के वॉल से टकरा सकता है, ठीक है, तभी उसका पाथ चेंज होगा। लेकिन पाथ चेंज होगा, लेकिन चलेगा कैसे, हमेशा स्ट्रेट ही चलेगा, ठीक है। और हम लोग तो एक कहानी भी पढ़े थे, शायद याद होगा, दो टाइप के कोलिजन के बारे में पढ़ा था, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ करता था, वहां किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ करता था। तो बताओ, मोलिकुलर कोलिजन, जब दो मोलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो आवाज आती है क्या, नहीं आती है। तो इसका कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक या इन इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन। तो लिख लेते हैं, चलो फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, ड्यूरिंग द रैंडम मोशन the molecules collide with one another. During the random motion, the molecules collide with one another and with the wall of the vessel, and with the wall of the vessel, ठीक है। मतलब क्या होते हैं, जब ये कोलिजन हो रही थी तो ये आपस में भी टकरा सकते हैं दोनों मॉलिक्यूल, या फिर जिस वेसल के अंदर रखा गया है उसके दीवार से भी टकरा सकते हैं। बताया ना कि जब ये मोशन हो रहा था, रैंडम मोशन हो रहा था, तो ये हो सकता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाए, या जिस कंटेनर में रखा गया है उस कंटेनर से भी टकरा सकता है, उसके वॉल से भी टकरा सकता है, ठीक है। चलिए फोर्थ एजम्पशन हो गया, फिफ्थ लिखते हैं। फिफ्थ लिखिए, द कोलिजन आर perfectly elastic. The collision are perfectly elastic and there is no force of attraction, and there is no force of attraction or repulsion between the molecules, है ना। कैसा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन होना का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है, यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन नहीं होता ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, ठीक है। यहाँ कोई अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स नहीं लगता मॉलिक्यूल्स के बीच में। चलिए फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ लिखते हैं। between two collision a molecule moves in a straight path with a uniform velocity. Between the two collision, molecules moves in a straight path with a uniform velocity. Straight path with a uniform velocity. ठीक है, मतलब जो टकराता है, कोलिजन होता है, तो बताओ कैसी कोलिजन होती है। कोलिजन के समय इनके पाथ कैसे चलती है, एकदम स्ट्रेट पाथ में चलता है, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, यूनिफॉर्म, मतलब टकराने से पहले जो वेलोसिटी रही होगी वही वेलोसिटी टकराने के बाद रही होगी, तभी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ होगा, तभी तो वो इलास्टिक कोलिजन कहलाया, ठीक है। ये हो गया एजम्पशन नंबर 6। एजम्पशन नंबर 7 नोट करिएगा। द कोलिजन आर almost instantaneous. The collision are almost instantaneous. इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हैं, छड़ी किसी भी समय कोलिजन हो सकता है। ये देखिए
ये मॉलिक्यूल आ रहा है आपस में अभी भी टकरा सकता है या थोड़ी देर बाद दूसरे से भी टकरा सकता है, जरूरी नहीं कि जिससे पहले टकरा उसी से उससे अभी भी टकराए। ठीक है, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, द कोलिजन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस समझ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब कि क्षणिक, किसी भी समय कोलिजन हो सकता है। जैसे मॉलिक्यूल आ रहे हैं, हो सकता है आपस में ना टकरा, किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाए। जरूरी नहीं कि हर 1 सेकंड बाद ही कोलिजन हो सकता है कभी 10 सेकंड बाद हो, कभी 2 सेकंड बाद हो, कभी 5 सेकंड बाद हो, किसी भी समय कोलिजन हो सकता है। दैट इज कॉल्ड कोलिजन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। लास्ट इसका एजम्पशन नोट करिएगा, एजम्पशन नंबर 8, इन स्पाइट ऑफ मोलिकुलर कोलिजन, in spite of molecular collision, the density remains uniform throughout the gas. The density remains uniform throughout the gas. The density remains uniform throughout the gas. इसका मतलब टकरा रहे हैं, कोलिजन हो रहा है, होने दो, लेकिन वहां पर जो डेंसिटी होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। बात समझ में आ गई? चलो फिर से एक बार 8 एजम्पशंस देख लेते हैं दिमाग में, एक बार क्विक तरीके से लेते हैं। पहला क्या बोला था? इनका शेप जो होता है आइडेंटिकल होता है ना, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का शेप डिफरेंट होता है। नेक्स्ट बोला था जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो बहुत नेग्लेजिबल होता है एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? तीसरा बोला था कि इनका जो कोलिजन था, थर्ड पॉइंट बोला था वो क्या था? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन में था, कोई इधर उधर आपके पास मूव कर रहा था। चौथा बोला था कि रैंडम मोशन में हो रहा था तो ऐसा भी हो सकता था कि ये मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा जाए या इस कंटेनर के वॉल से भी टकरा जाए, है कि नहीं? मतलब मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर और विद द वॉल ऑफ द वेसल। ऐसा हो सकता है मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा सकते हैं या वेसल के वॉल से भी टकरा सकते हैं। फिफ्थ आपके पास एजम्पशन था जो इसका कोलिजन था, कैसा था? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था, है ना? यहां कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा था बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। सिक्स्थ आपके पास एजम्पशन था बिटवीन कोलिजन, जो मॉलिक्यूल्स है ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टकराया, टकराने या चाहे मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हो या कंटेनर से टकरा रहे हो, टकराने के बाद या टकराने से पहले वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव कर रहे थे। और कैसे वेलोसिटी से मूव कर रहे थे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। सेवंथ है द कोलिजन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब कोलिजन कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। 8 क्या था? यहां पर ड्यूरिंग द कोलिजन या इंस्पाइट ऑफ द कोलिजन द डेंसिटी रिमेन्स यूनिफॉर्म। जो डेंसिटी होता है कभी चेंज ही नहीं होता, जैसा का तैसा रहता है। तो ये आपके 8 एजम्पशंस हैं, एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। स्टेट द एजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas using kinetic theory of gases, using kinetic theory of gases। ठीक है, थोड़ा इजी भी है बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, मैं पहले फिगर बनाता हूं, फिगर समझने का प्रयास करिएगा। सपोज करिए मेरे पास एक इस तरीके का क्यूबिकल कंटेनर है, इस टाइप का एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास गैस भरा हुआ है। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर भरे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इस कंटेनर को कुछ इस प्रकार रख देता हूं, थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए था मुझे, रुक जाओ, इसका फिगर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार होना चाहिए था तो रखने में आसान रहेगा ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे बनाने में हमारा फिगर आसानी से रखा जाएगा। चलो
ठीक है, ये भी आपके पास क्यूबिकल है, यस या नो, है ना। चलो अब मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं इसको, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा आपके पास जेड एक्सिस। अंदर भी आप भेज सकते हैं, बाहर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बाहर ही निकाल लेता हूं, अच्छा रहेगा, आपको समझने में आसान रहेगा। ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस। समझने का प्रयास करेगा, ठीक है। ये क्यूब जो है, इस क्यूब की हम साइड ले लेते हैं एल, तो सभी साइड क्या होगा, सब एल होगा, ऊपर भी एल होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सब एल हो जाएगा ना। अच्छा, अब समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो कोई मॉलिक्यूल अभी यहां पर है, ठीक है, मॉलिक्यूल यहां पर है, 3D में है, तो मॉलिक्यूल के पास तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, वाई एक्सिस के लॉन्ग में, और जेड एक्सिस के लॉन्ग में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कुछ वेलोसिटी है वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। ये मॉलिक्यूल गई भाई साहब, और ये जो वॉल है आपके पास, ये जो आपके पास यहां वॉल दिख रही है, ये वाली, ये जो वॉल दिख रही है, दिख रही है नीचे वाली, इस वॉल से ये मॉलिक्यूल गई और टकरा के वापस आ गई, कुछ इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल गई ऐसे, टकराई, टकरा के वापस यहां आ गई, ऐसे आ गई, यहां आ गई, ठीक है। मतलब जहां से गई वहीं पे आ गई, ऐसे समझने का प्रयास करेगा बच्चों। तो अब बताओ, ये इस डायरेक्शन में अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, तो टकरा के वापस एक्स एक्सिस के नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस का वी एक्स, वी वाई एंड वी जेड। वी वाई वी जेड तो सेम है, बस डायरेक्शन किसका चेंज हुआ है, एक्स एक्सिस के अपोजिट आ रहा है, तो माइनस का वी एक्स, ठीक है। और यहां से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अभी लिखिएगा नहीं बच्चों, पहले समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैं एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, और ये मॉलिक्यूल देखो, यहां पे ये मॉलिक्यूल टकराई थी, यहां से चली थी और यहां पे आ गई, तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा कितना करेगा, तो जल्दी से बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक स्पीड गया होगा डेल्टा वी इंटू वी, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या डेल्टा वी इंटू टी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी थी और टाइम ले रहा था डेल्टा टी, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, वी एक्स डेल्टा टी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब मैं बात करता हूं कुछ चीजें, थोड़ा समझने का प्रयास करेगा। फिगर समझ में आया क्या हुआ, फिर से मैं बता रहा हूं। एक मॉलिक्यूल यहां था, यहां से गई, इस वॉल से टकराई, ठीक है, इस वेसल के वॉल से टकरा के वापस वहीं आ गई, ठीक। चेंज किसका डायरेक्शन हो, मतलब एक्स एक्सिस इधर गया तो वी एक्स हो रहा था, टकरा के वापस आया तो क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स, तो ये हो गया माइनस वी एक्स। एक्स और वी वाई और वी जेड इसका रिमेंस कांस्टेंट था। मैं मान रहा था कि ये जो आपके पास मॉलिक्यूल थी वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ठीक है। चलो अब ये डिस्टेंस कितना कवर किया, टकराने से, जब मॉलिक्यूल जहां से चली और टकरा के वापस वहां आया, दोनों का डिस्टेंस कितना कवर कर रहा था दोनों समय, वो वी एक्स डेल्टा टी डिस्टेंस कवर कर रहा था, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम टेकन। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। तो कुछ कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ मॉलिक्यूल moves along x axis with vx velocity, with vx velocity। माना कि जो मॉलिक्यूल था वो x एक्सिस की तरफ जा रहा है, किस वेलोसिटी जा रहा था, vx वेलोसिटी जा रहा था। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हो, x एक्सिस के अलोंग में चेंज इन मोमेंटम, y एक्सिस के अलोंग में कोई मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं। z एक्सिस के अलोंग में कोई मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं, क्योंकि z और y की तरफ तो जा ही नहीं रहा, तो मोमेंटम होगा ही नहीं। मोमेंटम किधर होगा, x एक्सिस। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो समझने का प्रयास करिएगा। अब बच्चों बताओ डेल्टा पी एक्स,
फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब टकराने के बाद का मोमेंटम कितना होगा, जल्दी बताओ। मास m और वेलोसिटी क्या था, माइनस का vx। टकराने के बाद यही वाला वेलोसिटी होगा ना, माइनस का vx, माइनस टकराने से पहले का मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी क्या था टकराने से पहले, vx, यही था। तो डेल्टा m, डेल्टा पी एक्स, एक्स क्यों लिख रहे हैं यहां पर, एक्स एक्सिस के अलोंग का मोमेंटम दिखा रहे हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, कोई मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो उसका टोटल मोमेंटम कितना आएगा। तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ये हो जाएगा माइनस का m इंटू वी एक्स, फिर से होगा माइनस का m इंटू वी एक्स, कितना हो गया बताओ, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2m इंटू वी एक्स, हो जाएगा क्या, यस नो। इसको क्वेश्चन नंबर बोल लेते हैं 1। कोई तकलीफ, वीडियो वाला बच्चों जल्दी बोलो, कोई तकलीफ। ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो बात करते हैं द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल, ऐसे लिखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ L in between the collision तो टाइम कितना कवर करेगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन में टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में किस स्पीड से जा रहा था, vx स्पीड से जा रहा था, तो यही लिख लीजिएगा, टाइम डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। देयरफॉर नीचे थोड़ा लिख लेते हैं क्योंकि पेज कटेगा, दूसरे पेज पे आ जाएगा। देयरफॉर फॉर ईच मॉलिक्यूल जो फोर्स एक्सर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ जानते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, या फोर्स को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होता है, फोर्स होता है। तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन में डेल्टा टी लिख सकते हैं क्या। तो अगर हम P की बात करें तो किस डायरेक्शन की P की बात करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल x एक्सिस की तरफ जा रहा था, तो dpx अपॉन में डेल्टा टी, और हम लोग ऊपर निकाले हैं, देखो dpx की वैल्यू कितना आई है, देखो ये आया है आपके पास ट्वाइस ऑफ mvx अपॉन में, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आई है 2l अपॉन में vx आया है क्या, वीडियो वाले बच्चों बोलो, ठीक है। इसको बोल लेना सेकंड, बोल लेना ब्रैकेट में लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो F बराबर क्या मिल जाएगा बच्चों जल्दी बोलो, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m vx, अच्छा 2 से 2 तो क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो 2 को तो हटा ही देते हैं, क्या मिलेगा m vx का स्क्वायर अपॉन में l, इक्वेशन नंबर इसको हम बोल लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की, ठीक है, m vx का स्क्वायर अपॉन में l। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा ये तो हुआ एक मॉलिक्यूल के लिए, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की तरफ जा रही होगी, एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, तो मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, सेम, कंटेनर का लेंथ क्या होगा, सेम, चेंज क्या और होगा, सारे मॉलिक्यूल्स की चेंज क्या हो रही होगी, स्पीड, है ना। तो देखते हैं, ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स, फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स inside a container, inside a container, टोटल फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा आपके पास, F इज इक्वल टू m बाई एल वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एक्स एन का स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के लॉन्ग में जा रहे होंगे और सभी मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से जा रहा होगा, ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से जा रहा होगा। अब यहां पे हम इनका क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे।
देयरफॉर जो प्रेशर होगा मेरे पास, देयरफॉर प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा F बाई ए। ठीक है, तो यहां पर हमने F निकाल चुके हैं। F की वैल्यू है m Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर होल अपॉन में L था और F बाई ए करना है, तो एक ए से इसको डिवाइड कर लेंगे। लिख सकते हैं? वीडियो वाले बच्चों जल्दी बोलो फटाफट, यस नो? यस सर। ठीक है, अब बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। बहुत अच्छे, हम लोगों ने पढ़ा है एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, m Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस Vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर होल अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों? वॉल्यूम हो जाएगा V। लिख सकते हैं? यस सर। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर लें। एवरेज स्पीड क्या होता है? V ऐसे V बार इज इक्वल टू बच्चों आपके पास होता है Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर होल अपॉन में n, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप क्या करेंगे बच्चों, चूंकि x एक्सिस के अलॉन्ग में जा रहा था, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? V बार x का स्क्वायर इंटू n इज इक्वल टू होगा Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 Vxn का स्क्वायर। अब यहां पे जो इक्वेशन नंबर ऊपर, इसको बोल लेना कौन सा? थर्ड। थर्ड में ये इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? Vx का होल स्क्वायर इंटू n। तो आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला मिल जाएगा m इंटू n इंटू Vx का होल स्क्वायर होल अपॉन में मिल जाएगा V, मिल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल का मास m है और इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो n इंटू m क्या हो जाएगा? n इंटू m हो जाएगा आपके पास कैपिटल M, मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो n इंटू m की जगह हो गया 1 बाई m इंटू v बार का स्क्वायर, v बार x का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्थ। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या करना है, थोड़ा सा एक और फंडा है। v बार का स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों मॉड ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स x एक्सिस में जा रहे थे, y एक्सिस में जा रहे थे, z एक्सिस में जा रहे थे, सबका अगर हम निकालते, सबका स्क्वायर करते हैं तो वो v बार के स्क्वायर के बराबर होगा। उसको हम आरएमएस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक और बात बताओगे कि भाई चाहे वो vx की वेलोसिटी हो या vy की वेलोसिटी हो या vz की वेलोसिटी हो, ये सारी वेलोसिटी आपस में क्या होता है? vz, ये सारी वेलोसिटी आपस में इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे भी सिंपली लिख सकते हो vx का स्क्वायर, ये सारी वेलोसिटी आपस में बराबर है, तो यहां पर रख दोगे, यहां पे रखो, यहां पे अगर ऐसे कर लो, v बार का स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा आपके पास vx का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर प्लस vx का स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? तो ये कितना हो जाएगा? थ्राइस ऑफ vx का स्क्वायर। तो v बार का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा थ्राइस ऑफ vx का स्क्वायर। तो vx बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो? vx बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 v बार का स्क्वायर। ठीक है, 1/3 v बार का स्क्वायर इक्वल टू vx का स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं? तो बस इसको इक्वेशन नंबर आप फिफ्थ बोलिएगा, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आप vx की जगह आप क्या लिख लेना, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ से ऐसे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, क्या मिलेगा जल्दी बताओ बच्चों? ये मिल जाएगा, फोर्थ इक्वेशन क्या था आपके पास? P इज इक्वल टू m बाई वी vx का स्क्वायर, और vx की जगह आप क्या लिखोगे? 1/3 v बार का स्क्वायर। और ये v क्या है? ये है वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो आपके पास जो फॉर्मूला मिल गया ये मिला, P इज इक्वल टू 1/3 और मास अपॉन वॉल्यूम की जगह हो गया डेंसिटी इंटू v बार का स्क्वायर।
ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। माना कि थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा